इस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से, यानी कि सन 2084 से, जहां पर हमें भविष्य की एक बहुत ही एडवांस लैब को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ का आज इस लैब में, इस रिसर्च सेंटर में पहला दिन है। वो एक डॉक्टर से मिलती है जो यहाँ के हेड है। वो एलिजाबेथ को पूरी लैब दिखाते हैं, साथ ही एक खास कमरे में ले जाते हैं जहां पर वो एक आदमी की स्कैनिंग बॉडी का स्केच उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि इसे पिछले कई सालों से क्रायो प्रिजर्वेशन स्लीपिंग मोड में रखा गया, यानी कि ऐसी अवस्था में जहां पर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है और उसे नींद में कई सालों तक जिंदा रखा जाता है। डॉक्टर एलिजाबेथ को बताते हैं कि अगले 24 घंटे में ये जागने वाला है और उसके बाद तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि सन 2015 में, जहां पर हमें मार्क जार्विस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के सामने बैठा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें 3rd स्टेज कैंसर है और अगले 1 साल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मार्क को सुनकर बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है और जब वो सड़क पर एक जगह उदास खड़ा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि मार्क को एक घातक बीमारी है और 1 साल के अंदर वो मरने वाला है। वो मार्क को अपने पुराने दोस्तों के पास ले जाती है जहां सभी दोस्त मार्क को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क का दिल बहुत ज्यादा उदास है। वो अंदर जाता और टैबलेट लेकर आता है जहां पर वो अपने सभी दोस्तों को दिखाता है कि आज से 7 साल पहले वैज्ञानिकों ने नकली ऑर्गन्स बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था और भविष्य में वो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। वो हर एक बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मार्क कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर क्रायो प्रिजर्वेशन में चला जाऊंगा ताकि आज से कई सालों बाद जब मैं भविष्य में उठूं तो इस दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज हो और मेरा भी इलाज हो सके। पर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बातों से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि तुम्हें अपने डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ। पर मार्क कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पिता को भी कैंसर था, उन्होंने भी इलाज करवाया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। तभी मार्क का दोस्त उसे बताता है कि डॉक्टर्स तुम्हें कभी भी क्रायो प्रिजर्वेशन में नहीं डालेंगे क्योंकि जिंदा इंसान को क्रायो प्रिजर्वेशन में नहीं डाला जा सकता। मार्क कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी जान ले लूंगा, उसके बाद डॉक्टर्स को मुझे क्रायो प्रिजर्वेशन में डालना पड़ेगा। कहानी वापस एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक क्रायो प्रिजर्वेशन में रखी हुई बॉडी के सेल्स को रीजनरेट कर रहे होते हैं और ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि मार्क की होती है। और अब मार्क की आंखें खुल जाती है। आज वो 2015 के बाद एक बार फिर से उठ चुका है, लेकिन मार्क उठने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर होता है। साथ ही उसके दिमाग से उसकी पिछली यादें पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। उसके नेवल पर एक कॉर्ड होती है जिससे उसे फूड सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स मार्क का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होते हैं। साथ ही वो उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी देते हैं ताकि जैसे जैसे मार्क की यादें वापस आए वो सारी यादें इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाए और डॉक्टर दुनिया को दिखा सके कि कैसे एक इंसान को 71 सालों के बाद दोबारा से नींद से जगाया गया और अब वो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन मार्क अभी दुनिया के सामने यानी कि बाहर नहीं जा सकता और बहुत कमजोर होता है। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो अपने पैरों पर चल सके, उसे हमेशा सहारा लेकर चलना पड़ता है। एलिजाबेथ को उसकी देखभाल के लिए यहाँ पर बुलाया गया था और अब उसे एलिजाबेथ के साथ एक कमरे में अगले 100 दिनों तक रहना पड़ेगा ताकि वो अपनी पुरानी यादों को दोबारा से स्टोर कर सके। साथ ही उसकी बॉडी में ताकत भी आए, वो चलने फिरने लायक हो जाए। धीरे धीरे माँ किसी तरह से जीना शुरू कर देता है। उसे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ की पिछली यादें उसके दिमाग में वापस आना शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करता था, कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसे वो बहुत प्यार करता था उसके साथ वक्त बिताया करता था। मार्क अब इसी तरह से इस कमरे में रहते रहते अपने दिमाग और अपने शरीर को विकसित करता है और पूरे 100 दिन बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ मार्क के पास आते हैं। वो उसके लिए केक भी लाते हैं, सबके सब बहुत खुश होते हैं और आज के दिन मार्क को एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें उसकी पिछली जिंदगी की काफी सारी चीजें होती है। मार्क देखता है कि उस बॉक्स में एक लेटर भी है और ये लेटर उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा था। एलिजाबेथ मार्क के लिए उस लेटर को पढ़ती है। उसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने लिखा था कि तुम तो सो गए लेकिन मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड 50 साल की हुई थी तो उसने भी तय कर लिया था कि वो भी क्रायो प्रिजर्वेशन में जाएगी ताकि वो भी मार्क के साथ उठ सके, इसीलिए वो पानी में कूद गई थी। लेकिन जब उसे क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए लाया गया तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी। आज भी वो क्रायो प्रिजर्वेशन में होती है लेकिन उसे इस वक्त उठाया नहीं जा सकता। मार्क उसके क्रायो स्लीप चेंबर के पास जाता है जहां पर वो डॉक्टर से कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को उठा दो, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस वक्त उसे उठाया नहीं जा सकता क्योंकि जिस स्टेट में उसकी बॉडी को क्रायो
क्रायो प्रिजर्वेशन में डाला गया था उस स्टेट की बॉडी को इस वक्त हमारे पास उठाने के लिए पूरी टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसके क्रायो प्रिजर्वेशन में जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने कितना मुश्किल वक्त देखा था, और ये सोच सोचकर उसके दिमाग में और भी ज्यादा सैडनेस आना शुरू हो जाती है। और उसके दिमाग के इस बदलते रवैये को देखकर डॉक्टर भी चिंतित हो जाते हैं। एलिजाबेथ डॉक्टर से कहती है कि हमें मार्क को अब बाहर की दुनिया में ले जाना चाहिए ताकि बाहर की दुनिया में जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाए। पर डॉक्टर कहता है कि अभी मार्क को हमें यहीं पर रखना होगा, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद मार्क को बाहर की दुनिया में ले जाऊंगा। एलिजाबेथ को मार्क के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में वो मार्क के लिए अट्रैक्टेड थी और वो चाहती थी कि मार्क बाहर की दुनिया में जाए। और एक दिन जब डॉक्टर लैब में नहीं होता तो मार्क चुपके से डॉक्टर के कमरे में जाता है, जहां पर वो डॉक्टर के मेमोरी डिवाइस को हासिल कर लेता है जिसमें डॉक्टर की यादें होती है। और जब वो उस मेमोरी डिवाइस को पहनता है तो डॉक्टर की यादों में देखता है कि उसने कई सारे लोगों के ऊपर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे जिन एक्सपेरिमेंट्स में लोगों की जान चली गई थी। और मार्क ही पहला ऐसा इंसान है जो क्रायो प्रिजर्वेशन से जाकर पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल है, उसके शरीर में भी ताकत आ चुकी है। मार्क अब जो कि डॉक्टर के बारे में सब कुछ जान चुका है, वो डॉक्टर की उस मीटिंग रूम में जाता है जहां पर डॉक्टर होता है और उसे कहता है कि तुमने कई लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिस वजह से उनकी जान गई। डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेता, वो कहता हाँ मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं हर एक को बचा नहीं सकता। हो सकता है कि सब मेरी गलतियां हो लेकिन मैंने कोशिश की थी। मार्क अब बहुत ज्यादा उदास हो चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे जिंदगी में क्या करना चाहिए और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। इसीलिए वो उसके स्लीपिंग चेंबर के पास जाता है, वहां पर वो उदास बैठा होता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैंने तय कर लिया था कि मैं क्रायो स्लीप यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन में जाऊंगा। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर से इलाज कराऊं और मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसके साथ बिताऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और इसके बाद मैंने अपनी जान दे दी। अगर मुझे पता होता कि मेरी भविष्य की दुनिया इतनी बेरंग और बेजान होगी तो मैं कभी भी अपनी जान नहीं देता, बल्कि अपनी बची हुई जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी खुशी जीता। मैं इस चार दीवारी के अंदर रहकर परेशान हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मुक्ति में मेरी मदद करो। एलिजाबेथ जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मार्क से अब प्यार करती है। वो मार्क की मदद नहीं करना चाहती, इसीलिए मार्क वहां से अपने कमरे में वापस आ जाता है। एलिजाबेथ उसके दर्द को समझती है, इसीलिए कुछ देर बाद वो उसके कमरे में जाती है और मार्क को अपने गले से लगा लेती है और उसके कान में उसे उस दवा का नाम बताती है जिसे पीकर उसे मुक्ति मिल सकती है, यानी कि वो अपनी जान दे सकता है। हालांकि मार्क अब पूरी तरह से ठीक है, उसके शरीर में किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि जिंदगी सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि मरने के बाद आपकी एनर्जी किसी दूसरे शरीर में चली जाती है और हर एक शरीर का एक वक्त होता है, कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने जिसे जितनी जिंदगी दी है उसे उस जिंदगी को खुशियों से जीना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जैसे कि मार्क ने की। और अब उसकी जिंदगी में दुख और उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब वो आज से कई साल पहले अपनी असली जिंदगी में था तो उसके दोस्त थे, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके रिश्तेदार थे, और अब उसके आसपास उसका कोई भी अपना नहीं बचा। मार्क उस जगह जाता है जहां पर वो दवा होती है। उस दवा को लेकर वो उस चेंबर के पास जाता है जिस चेंबर के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड है, जहां पर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के स्लीपिंग चेंबर के पाइप्स को कट कर देता है ताकि उसे होश में आने के बाद उसके साथ किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना हो, जो सब उसने फेस किया है वो फेस ना करे। और इसके बाद वो दवा पी लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर मार्क मरा नहीं होता, डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। मार्क की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें हमने एक दूसरी जिंदगी दी है जैसा कि तुम चाहते थे, तुम्हारे शरीर में अब कोई भी बीमारी नहीं है, इसीलिए अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस नई जिंदगी को अच्छे से जियो। मार्क को भी ये समझ में आ जाता है और वो तय करता है कि वो अपनी इस बची हुई जिंदगी को अच्छे से जिएगा, जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करेगा जो उसने पिछली बार नहीं किया था, क्योंकि जिंदगी बेशकीमती है। जो भी पल आपकी जिंदगी में इस वक्त हैं वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसीलिए इंसानों को खुश रहना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।